स्वागत है आपका पहले वीडियो के इस चैनल में। आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय नेम इज राकेश एज अ स्टूडेंट रीड टू विद बेस्ट ब्रदर रो। तो दोस्तों आज हम चंद्रयान-3 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि चंद्रयान-3 मून में सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और बहुत बड़ा अचीवमेंट कर चुका है। तो दोस्तों आज हम चंद्रयान-3 के बारे में बिगिनिंग टू एंड देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 में LVM-3M4 रॉकेट से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। तो दोस्तों चंद्रयान-3 को मून में लैंड करने के लिए लगभग 40 दिन लगे हैं, जबकि चाइना ने 4 डेज, रशिया ने सिर्फ 36 आवर्स और अपोलो 11 तो 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर चांद में 4 दिन में ही पहुंच गया था। ऐसा क्यों? देखिए, चंद्रयान-3 ने मून में लैंड करने के लिए लूनर स्ट्रैटेजी का यूज़ किया, वहीं अपोलो 11 के मिशन में डायरेक्ट स्ट्रैटेजी का यूज़ किया गया। असल में डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी स्टार्टिंग टू एंड एक सीधा रास्ता बनता है दोस्तों। यह समझो कि डिस्प्लेसमेंट, और इस तक पहुंचने के लिए हमको फास्ट स्पीड, इसके साथ हायर वेलोसिटी एंड फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों। वहीं लूनर ट्रैजेक्टरी, जैसे जैसे चंद्रयान-3 अर्थ ग्रेविटेशनल ऑर्बिट से दूर होता जाएगा, उसकी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। वैसे वैसे मून की ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में चंद्रयान-3 हाथ पकड़ेगा, जिससे चंद्रयान-3 मून की ग्रेविटी में गिरेगा और थोड़ी फ्यूल की भी बचत होगी। तो दोस्तों इसी के साथ चंद्र बहुत बड़ा अचीवमेंट करा है, जो कि लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मैसेज टू इंडिया। प्राउड टू बी एन इंडियन। तो दोस्तों अभी आता है इम्पोर्टेंट बात की तरफ। तो दोस्तों मून तक पहुंचना जितना इम्पोर्टेंट था, उससे भी कहीं इम्पोर्टेंट वहां होने वाले मिशंस के हैं, वो भी 14 दिन में। आखिर इन 14 दिनों में हमारे साइंटिस्ट क्या करना चाहते हैं? चंद्रयान-3 मून में लैंड होने के बाद 14 दिन यानी कि एक लूनर डे चलेगा। उस 14 दिन के बाद लूनर नाइट शुरू होगी। तब सडनली टेम्परेचर -130 डिग्री तक चलेगा। इतने लो टेम्परेचर में हमने प्रोविज़न नहीं किए, और सोलर पावर होने की वजह से और पावर सोर्स नाम होने की वजह से 14 दिन बाद चंद्रयान का मिशन कंप्लीट होगा। लेकिन ये 14 दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चंद्रयान पर अलग अलग पेलोड्स एक्ट करेंगे। तो दोस्तों हम प्रॉपर्टीज़ यानी कि पेलोड्स को 3 भाग में कर देते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसमें 1 पेलोड है, विक्रम लैंडर जिसमें 4 पेलोड है, प्रज्ञान रोवर जिसमें 2 पेलोड है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा है शेप, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये मून को नहीं, अर्थ को ऑब्जॉर्व करेगा। ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ है, कौन सी कंपोनेंट्स है जो पृथ्वी को हैबिटेबल बनाता है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। शेप यही स्टडी करने चाहते हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ तक हमने 5000 प्लस एक्सो प्लैनेट्स फाउंड कर चुके हैं, लेकिन उसमें कौन से प्लैनेट में लाइफ सर्वाइव करने के चांसेस है और कौन से में नहीं, ये जवाब हम इतने दूर से देख नहीं सकते। यह इंस्ट्रूमेंट इसमें हेल्प करेगा। विक्रम लैंडर का नाम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई के स्मृति में है। इसका पहला पेलोड आता है ILS, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। जैसे अर्थ पर अर्थक्वेक्स आते हैं, चांद पर मूनक्वेक्स आते हैं, चंद्रयान-3 सिर्फ मून के सरफेस को नहीं पढ़ रहा, बल्कि कोर को भी स्टडी करना चाहता है। ये होगा सिस्मिक एक्टिविटी को स्टडी करके। लूनार कोर को स्टडी करना, वहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये फिगर आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। रंभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बॉर्न हाइपरसेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हम सबको वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में तो पता है, लेकिन अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटोस्फीयर भी है, जो हमें सूरज के आने वाले रेडिएशन से बचाता है। चांद पे ऐसे कोई मैग्नेटोस्फीयर नहीं है, तो होता है कि सूरज के चार्ज पार्टिकल्स डायरेक्टली चांद पर आ पहुंचते हैं। सोलर रेडिएशन और मून के सरफेस की वजह से चार्ज पार्टिकल्स का आयोनोस्फीयर बनता है। चांद का आयोनोस्फीयर अर्थ आयोनोस्फीयर से 1 मिलियन गुना कम डेंस होता है। इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर रंभा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड होगा। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। अगर फ्यूचर में हम चांद पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनानी है, तो वहाँ पर हमें ह्यूमंस को भेजना पड़ेगा। वहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग बनाने पड़ेंगे, और उनके अंदर एक क्लाइमेट कंट्रोल एटमॉस्फेयर भी बनाना पड़ेगा। वहाँ का टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा।
क्योंकि मून के सरफेस पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। दिन के टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और रात के टाइम पर बहुत नीचे गिर जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल कर पाए तो ही बिल्डिंग के अंदर इंसान ज़्यादा टाइम के लिए ज़िंदा रह सकता है। तो मून पर जाकर हीट को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। ये चस्ते डिवाइस चांद पर एक छोटा सा गड्ढा बनाएगा, फिर उसके इर्द गिर्द के ज़मीन को गर्म कर दिया जाएगा और फिर गर्मी का चांद पर कैसा इम्पैक्ट होता है उसका स्टडी किया जाएगा। इस हीट का एक और एलिमेंट ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, पानी। LRA लेज़र रिफ्रैक्टोमीटर अर्रे। तो LRA एक मिरर है जो लेज़र की मदद से चांद और पृथ्वी की डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर पाता है, जिससे फ्यूचर मिशंस के लिए परफेक्ट कैलकुलेशंस करने में मदद होगी। 1970 में अपोलो प्रोग्राम के दौरान नासा ने ऐसे ही रिफ्लेक्टोमीटर को चांद पर प्लेस किए थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है। अब अमेरिका अपने आर्टेमिस मिशन है, उसका बजट $93 बिलियन होगा। यहाँ अमेरिका 50 सालों बाद ह्यूमंस को भेज रहा है। रिस्की तो काफ़ी है, इसलिए कैलकुलेशन परफेक्ट होने चाहिए। इसमें इसरो उनकी मदद कर रहा है। विक्रम लैंडर के बाद बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। ये रोवर विक्रम लैंडर से सिर्फ आधा किलोमीटर ही एक्सप्लोर करेगा, लेकिन इसका काम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक सोलर पावर्ड रोवर है जो विक्रम लैंडर से कम्युनिकेट करेगा और फिर विक्रम से इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुंचेगा। इसमें 2 पेलोड आते हैं। APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक तरह की बंदूक है, लेकिन साधारण बंदूक नहीं, रेडियो एक्टिव बंदूक। इससे वहाँ की मिट्टी की स्टडी की जाएगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उस मिट्टी में क्या क्या एलिमेंट है इसका पता भी लगाया जाएगा। लिब्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर एलाइट की मदद से चांद के सॉइल को स्टडी करेगा। अब ये दोनों पेलोड्स इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर कोई दूसरी प्लैनेट पर कोई स्ट्रक्चर बनानी है तो बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए। बिल्डिंग बनाने के लिए लगने वाले मटेरियल्स क्या हम पृथ्वी से ले जाएंगे? ये है कि वहाँ पर देखो कि वहाँ की सॉइल में देखो कि क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल है, उन्हें माइन करके और उन्हीं से कुछ बनाओ। कम से कम मटेरियल्स पृथ्वी से ले जाओ। और ऐसे ही फ्यूचर एम्बिशियस प्लानिंग की तैयारी चंद्रयान 3 से शुरू हो रही है और इसीलिए चंद्रयान की सक्सेस सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक नए दौर की शुरुआत है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।